श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। अभी भवन निर्माण की बात सुनी। हर व्यक्ति समझ सकता है एक भवन के निर्माण में कितना चाहिए, कितने व्यक्तियों का योग चाहिए और कितना रूप देना आवश्यक होता है। सबसे पहली बात सामग्री, मटेरियल चाहिए। लोहा, ईंट, सीमेंट आदि आदि सारा पदार्थ चाहिए। फिर उससे पहले भी कल्पनाकार चाहिए। आर्किटेक्ट कल्पना करता है, एक नक्शा बनाता है, फिर इंजीनियर होता है, उसको आकार देता है, मजदूर सहयोग करते हैं। तो कल्पना चाहिए, फिर भावना और चाहिए। भावना उसके साथ अच्छी जुड़ी होती है तो भवन अच्छा हो जाता है, और भावना अच्छी नहीं है तो वह भवन भी आकर्षक नहीं बनता। आकर्षण का बहुत बड़ा कारण है भावना का योग। आजकल तो ये वैज्ञानिक तथ्य बन चुका है। एक पौधे का सिंचन भावना के साथ करो, पौधा बहुत अच्छा पनप जाएगा, और उसी पौधे का सिंचन दुर्भावना के साथ करो या नकारात्मक भाव के साथ करो तो पौधा मुरझा जाएगा। तो उसमें भी बड़ा योग है उसका, भावना का। और भावना तो मुख्य होती है कि बनाने वालों में भावना कैसी रही। भावना के साथ बनाया, आकार दूसरा बन जाएगा, और भावना के बिना काम किया तो कुछ नहीं होगा। प्रसिद्ध बात है कि मंदिर का निर्माण हो रहा था, कारीगर काम कर रहे थे, कुछ यात्री आए और जहाँ शिलाओं की घटाई हो रही थी, सिलवट काम कर रहे थे, एक मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो? उत्तर मिला कि रोटी पका रहा। बस काम करूंगा रोटी मिल जाएगी। दूसरे से पूछा कि क्या कर रहे हो? कि पत्थर की घड़ाई कर रहा। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो? कि प्रतिमा का निर्माण कर रहा। एक संलग्न कार्य, किंतु कार्य करने वालों की भावना में बहुत ज़्यादा अंतर। जो रोटी पकाने के लिए करता है वह कभी सौंदर्य नहीं दे सकता, अच्छा आकार भी नहीं दे सकता। रोटी तो पक जाती है, रोटी मिलती है, पर जब मुख्य बात रोटी पकाना ही हो गया तो फिर बात छोटी हो जाती है। और पत्थर की घड़ाई करना है तब भी पूरी बात नहीं होती। उत्तर मिला कि प्रतिमा का निर्माण कर रहा हूँ, उसमें कला भी है, सौंदर्य भी है, श्रद्धा भी है, भावना भी है और सब कुछ है। अब जानते हैं कि प्रतिमा का निर्माण कैसे होता है। बनाई नहीं जाती प्रतिमा, कोई बनाई नहीं जाती, कुछ निकाला जाता है। जोड़ा नहीं जाता, थोपा नहीं जाता, सांधा नहीं जाता, बस कुछ हिस्सा निकाला और शेष में प्रतिमा रह गई।
इसका अर्थ है कि व्यक्ति के निर्माण में भी यही प्रक्रिया होती है कि उसमें जो विजातीय तत्व है, जो अवांछनीय तत्व है, उनको बाहर निकालो और प्रतिमा का निर्माण हो जाएगा, व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। पर कितना चाहिए? व्यक्तित्व का निर्माण करना बहुत कठिन बात है। भवन का निर्माण करना भी कठिन है, पर एक भवन से एक व्यक्तित्व का निर्माण करना 100 गुना ज़्यादा कठिन है। इसका कारण कि भवन में जो कुछ लगा है वह पदार्थ बोलता नहीं है, सोचता भी नहीं है, उसका कोई अपना तर्क नहीं है, उसकी कोई अपनी आकांक्षा नहीं है और उसका कोई अपना आवेश नहीं है। मनुष्य में तो सब है। एक व्यक्ति का हम निर्माण करना चाहें, उसका अपना आवेश होता है, उसमें तर्क भी होता है, भावना भी होती है। बनाने वाला कुछ भी बनाना चाहे, वह और कुछ बनना चाहता है। अनेक बाधाएं हैं, इसलिए कठिन है व्यक्तित्व का निर्माण। हमने देखा कि भवन में कला का प्रदर्शन हो रहा है, सौंदर्य है, आकर्षण है और आने वाले को मोहकता का अनुभव होता है। यदि एक व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए तो फिर कितना हो सकता है। एक व्यक्तित्व का निर्माण अगर कलात्मक ढंग से हो जाए तो वह व्यक्ति हजारों हजारों के लिए आकर्षक बन सकता है। भवन तो स्थावर है, गतिशील नहीं है, चलता नहीं है। जो आकर देखेगा उसी का आकर्षण होगा, किंतु मनुष्य तो गतिशील है, यात्रा करता है, जाता है, चलता है, फिरता है। चाहे किसी देश में वह जाएगा, किसी कालखंड में कहीं जाएगा तो एक आकर्षण का वातावरण पैदा कर देगा, क्योंकि उसमें वह पदार्थ लगा है और जिस भावना और श्रद्धा के साथ उसका निर्माण हुआ है वह सचमुच आकर्षक बन जाता है। सौंदर्य बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व में सौंदर्य होना चाहिए। बिना सौंदर्य के कोई आकृष्ट नहीं होता। अगर आप सौंदर्य को रंग रूप के साथ बांधें तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, वह सबको आकृष्ट नहीं कर सकता। सौंदर्य का अर्थ जो मैंने समझने का प्रयत्न किया और मैंने सौंदर्य की परिभाषा की और मुझे जो सौंदर्य आकृष्ट करता है वह यह है कि जिसका मस्तिष्क सुंदर है वह व्यक्ति सुंदर है। आकृति का सौंदर्य कोई बहुत काम का नहीं होता। ऐसे लोगों को हमने देखा है, जब जवानी में देखा तो इतने सुंदर लगते थे और अब देखा तो क्या वही व्यक्ति है। अभी चतुर्मास में एक बहन आई, उसको 50 वर्ष पहले मैंने देखा था, शायद उसके रूप रंग पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब 50 वर्ष के बाद देखा तो शायद कोई सामने देखना भी नहीं पसंद करे। ये कोई सौंदर्य नहीं होता। सौंदर्य है मस्तिष्क का सौंदर्य। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क अच्छा होता है, जिसमें कल्पना शक्ति है, जिसमें ग्रहण शक्ति है, जिसमें निर्माण की शक्ति है, जिसमें सृजनात्मक शक्ति है और भी अनेक शक्तियों का विकास है, वह आकर्षक बन जाता है। महात्मा गांधी कितने सुंदर थे। अगर आकृति को देखें तो कोई आकृष्ट नहीं होगा। जैन परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं, कुंद आचार्य, आचार्य कुंद। उनका सौंदर्य कितना था कि शायद ग्रीवा भी सीधी नहीं थी, ग्रीवा भी वक्र थी, पर
उनमें के मस्तिष्क का इतना सौंदर्य था कि आज भी उनके एक एक शब्द पर लोग आकृष्ट और मुग्ध हो जाते। तो सब इस बात पर ध्यान दें कि चमड़ी पर, रंग रूप पर कोई भी अहंकार न करें। किसी को सुंदर बनना है तो अपने मस्तिष्क के सौंदर्य का विकास करें। व्यक्तित्व के निर्माण का, सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा सुंदर मस्तिष्क, स्वस्थ चिंतन, नई नई कल्पना, नया सृजन, नया निर्माण। सारे कहाँ से आते हैं? हमारे मस्तिष्क से आते हैं। लोग कहते हैं कि आचार्य तुलसी बहुत सुंदर थे। मैं भी मानता हूँ सुंदर थे, पर उनसे भी अधिक सुंदर लोगों को मैंने देखा है। बहुत लोग सुंदर हैं। काकेशस में जाओ, रूस का एक प्रदेश है जो काकेशस, बहुत सौंदर्य मिलेगा। कश्मीर में जाओ, सौंदर्य मिलेगा, पर कोई उनको याद नहीं करता, कोई उनके पास नहीं जाता, कोई पूछता नहीं है। आचार्य तुलसी के पास तो लाखों लाखों व्यक्ति आते, झूम जाते थे। कारण उनका मस्तिष्क सुंदर था, इतना कल्पनाशील, इतना सृजनात्मक और रचनात्मक, और इतना स्वप्न दृष्टा मस्तिष्क था कि नए नए स्वप्न देखता था। जो व्यक्ति नई कल्पना करना नहीं जानता, नया सपना लेना नहीं जानता और नया कोई निर्माण करना नहीं जानता, वह कभी इस दुनिया में सुंदर नहीं हो सकता। तो अगर कोई मुझे पूछे कि भवन सुंदर बना है, सौंदर्य है, तो ये सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य तो उन कलाकारों को है जिनके मस्तिष्क में कल्पना थी ऐसा बनाना है, जिनके मस्तिष्क में भावना थी और जिनके मस्तिष्क में श्रद्धा थी और श्रम लगा, तब भवन सुंदर बन गया। अगर कोरे ईंट पत्थर चूना खड़ा करते तो ऐसा होता है कि रात को कोई देखे तो डर जाए कि कहीं भूत आकर खड़ा हो गया। सौंदर्य दिया है हमारे मस्तिष्क ने, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण में मस्तिष्क का मूल्यांकन करें और व्यक्तित्व निर्माण में भी हम मस्तिष्क का मूल्यांकन करें कि सुंदर बनाने वाले का मस्तिष्क कैसा है और सुंदर बनने वाले का मस्तिष्क कैसा है। दोनों ओर ध्यान दें। मिट्टी को मत देखो, कोई रंग रूप अच्छा नहीं होता। कुम्हार को देखो कि जिसके हाथों में सौंदर्य है। घड़े में सौंदर्य कहाँ से आया? जब घड़ा एकदम पककर और बाजार में आता है तो अच्छा लगता है, तो घड़े का आकार कहाँ से आया? घड़े का सौंदर्य कहाँ से आया? और घड़े में जलाधारण शक्ति, जल को टिकाने की शक्ति कहाँ से आई? उन कुम्हार के हाथों से आई है और आवा से आई है। आवा जहाँ घड़े पकाए जाते हैं, अगर वह घड़ा आवा के ताप को, आँच को सहन नहीं कर पाता तो उसमें सौंदर्य नहीं आता, कच्चा रह जाता और निकम्मा हो जाता। तो हम दोनों बात पर विचार करें। व्यक्तित्व निर्माण में इन दोनों बातों पर विचार करना है कि बनाने वाले के हाथ कितने पवित्र हैं और बनने वाले में सहन करने की शक्ति कितनी है। आँच को सहन करने की शक्ति, ताप को सहन करने की शक्ति कितनी है। जिसमें ताप को सहन करने की शक्ति नहीं है, बनाया और अच्छा नहीं होता। हमारे धर्म संघ में एक बात पर बहुत ध्यान दिया जाता है, व्यक्तित्व निर्माण पर बहुत ध्यान और व्यक्तित्व के चयन पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। मंत्री मुनि ने, ऐसा होता तो नहीं है, पर मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी ने आचार्य वर को एक इंगित किया कि अमुक साधु अच्छा लग रहा है, काम का हो सकता है। गुरुदेव ने भी ध्यान दिया
पर वह व्यक्ति ताप को सहन नहीं कर सका, आँच को सहन नहीं कर सका, विफल हो गया। फिर कभी प्रसंग आया और गुरुदेव ने पूछ भी लिया मंत्री मुनि से कि कैसा लग रहा है, कि बस एक बार अर्ज कर दी, अब मैं अर्ज नहीं करूँगा। उन सब तो दूसरा का कहना अच्छा नहीं है, अब मैं अर्ज नहीं करूँगा कि कैसा व्यक्ति है। ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व का निर्माण करते समय, कि बनाने वाले का हाथ कैसा है और बनने वाले में ताप सहन करने की कितनी क्षमता है। थोड़ा सा ताप मिला और बस इतने में तो बिखर गया, ये अच्छा नहीं होता। उसमें भी क्षमता चाहिए, योग्यता चाहिए, अर्हता चाहिए, तब किसी व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। भवन के निर्माण में भी सैकड़ों सैकड़ों लोगों का हाथ लगता है। कितने लोग अभी सामने लाए गए, किसी ने सौंदर्य का काम किया, किसी ने आकार देने का काम किया, किसी ने मजबूती का काम किया, और बताया गया कि इतनी मजबूती दी है कि 7 पॉइंट तक का भूकंप आए तो भी विचलित नहीं होता। तो व्यक्तित्व का निर्माण करें, उसमें तो इतनी मजबूती आनी चाहिए कि 100 पॉइंट का भूकंप आए तो भी वह विचलित न हो। इतनी मजबूती होनी चाहिए उसमें। थोड़ा सा कुछ आया और विचलित हो गया, थोड़ा सा सामने आकर्षण आया, विचलित हो गया, थोड़ी सी इंद्रियों की मांग आई और विचलित हो गया, थोड़ा सा कष्ट आया और विचलित हो गया, तो फिर सही व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो हर व्यक्तित्व को जिसमें वह हो काम की भावना है, मैं कुछ होना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, यह भावना सब में होनी चाहिए। और जिसमें यह भावना हो कि मुझे कुछ बनना है, उस व्यक्ति में ताप सहने की शक्ति होनी चाहिए, कष्ट सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, और अनुशासन होना चाहिए।